हे गाइस, दी सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यार, जून के यूनिवर्स पे बेस्ड एक सीरीज अभी कुछ दिनों से काफी चर्चा में है, जिसका नाम है ड्यून प्रोफेसी। यार, इस सीरीज से हमें ड्यून यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और यार, देखा जाए तो ये सीरीज देखने के लिए आपको किसी भी और मूवी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ड्यून प्रोफेसी के इंसिडेंट्स उस मूवी के 10,000 साल पहले की है। ऑल्दो आपने अगर ड्यून यूनिवर्स की कुछ मूवीज अगर देखी हुई हैं, तो यार आपके लिए ये सीरीज समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। और टेंशन मतलब जिसको भी अगर ड्यून यूनिवर्स के बारे में समझना है, तो यार इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो स्टेशन, जहाँ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ड्यून प्रोफेसी के एपिसोड 1 और 2 के एक्सप्लेनेशन की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक क्विक रिकैप से, जहां हमें बटलेरियन जिहाद के बारे में बताया जाता है। यार, बटलेरियन जिहाद एक वॉर होता है और ये वॉर हुआ था बिटवीन ह्यूमंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन्स के बीच। तो यार, बटलेरियन जिहाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वॉर असल में 1 साल तक लड़ी गई थी और एट द एंड इस वॉर को ह्यूमंस ने जीत लिया, जिसके बाद ऐसी हर चीज को बैन कर दिया गया जो कि इंसानी दिमाग की नकल करती थी। जिसके बाद यार हम देखते हैं कि स्टोरी को एक कैरेक्टर नरेट करती है और इस कैरेक्टर का नाम होता है वालिया हार्कने। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये हाउस ऑफ हार्कने से बिलोंग करती है। और गाइस, यहाँ पे वालिया हार्कने ये बता रही होती है कि लोग कहते हैं कि उसके दादा जंग के मैदान को छोड़ के भाग गए थे और एक एड्रेडिस ने इंसानों को जीत दिलाई थी, मगर सच्चाई तो कुछ और थी, जिसको वो सबके सामने ला के रहेगी। इसके साथ ही हमें वालिया हार्कने ये भी बताती है कि किस तरीके से सिस्टरहुड की शुरुआत हुई थी, जो कि यार आगे चल के बेनी जेसरेट्स के नाम से जाने जाने लगे, और जिसकी पहली मदर सुपीरियर रकेला नाम की एक सोल्जर होती है। यार, बेनी जेसरेट्स का ग्रुप फॉर्म होने के बाद इनिशियल डेज में अलग अलग हाउसेस बेनी जेसरेट्स को ट्रूथ शेयर के तौर पे अपने राज्य में रखने लगे थे। और गाइस, ट्रूथ शेयर का मेनली वर्क होता था कि किसी भी आदमी के सच और झूठ का पता लगाना। तो यार, बेनी जेसरेट्स की जड़ें धीरे धीरे सारे हाउसेस में फैलने लगी थी, जिसके बाद इन्होंने भी अपने मोटिव्स धीरे धीरे चेंज करने शुरू कर दिए। इनकी लीडर रकेला ने एक ब्रीडिंग प्रोग्राम का सुझाव दिया, जिसमें यार एक वास्ट जेनेटिक कलेक्शन मेंटेन किया गया। इस प्रोसेस का मेन मकसद था कि अलग अलग हाउसेस के कंपैटिबल पार्टनर को मैच करना, ताकि एम्पीरियम के लिए यार बेस्ट पॉसिबल लीडर्स क्रिएट किए जा सके। इसके बाद हमें सिस्टरहुड का होम प्लेनेट दिखाया जाता है, जो कि होता है वेलेक 9, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिस्टर रकेला अपनी आखिरी सांस ले रही होती है और वो अपनी आखिरी सांस में अपनी पोती को बुलाने के बजाय वालिया को बुलाती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि सिस्टर रकेला ने पहले ही वालिया हार्कनेन को सुपीरियर मदर बनने के लिए अपना वारिस चुन लिया था। जिसके बाद जाते जाते रकेला एक विजन देखती है, जिसमें वो सबसे कहती है कि तुम लोगों के सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है। और इस विजन में हम देखते हैं कि सैंडवर्म एक बड़े से जगह को निगलता है। इसके साथ ही लोग वहां जलते हुए भी दिखाई देते हैं। और इधर वालिया को इस विजन का मतलब लगता है कि इन्हें एम्पेरियम के थ्रोन पे सिस्टरहुड का कोई एक मेंबर बैठाना चाहिए, मगर डोरेटी इस आइडिया के अगेंस्ट होती है। इसके साथ ही डोरेटी चाहती है कि सिस्टरहुड का इमोरल ब्रीडिंग प्रोग्राम भी बंद हो जाए। और यार, डोरेटी इनके प्लान्स को फेल करने जा ही रही होती है कि इतने में वालिया उसे रोक लेती है और उसके ऊपर अपने पावर्स का पहली बार यूज करती है, जिसमें वो कहती है कि एक खंजर लो और उसे अपने गले पे चला दो, जिससे डोरेटी ठीक वहीं पे मर जाती है। तो यार, इसके बाद हमें 30 साल का टाइम जब दिखाया जाता है और ये समय बटलेरियन जिहाद से 116 साल आगे और पॉल अट्रेडिस के जन्म से 10,000 साल पहले की स्टोरी है। और यार, इस टाइम तक हम देखते हैं कि वालिया मदर सुपीरियर बन चुकी है और इस काम में उसकी हेल्प उसकी बहन टूला भी कर रही होती है। और यहीं पे हम नोटिस करते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टरहुड प्रिंसेस येनेस की आने की तैयारी कर रही होती है। प्रिंसेस येनेस एम्परर जोविको कोरेनो की बेटी होती है, जो कि प्रेजेंट टाइम के करंट एम्पेरियम के लीडर होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यार प्रिंसेस येनेस एक दूसरे हाउस के यंग वारिस से शादी करने वाली है और जब तक वो वारिस बड़ा नहीं होता तब तक प्रिंसेस येनेस को सिस्टरहुड में ट्रेनिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे वालिया के मोटिव्स क्लियर थे। वो चाहते थे कि प्रिंसेस येनेस आगे चल के बेनी जेसरेट्स की तरफ से एम्परर की क्वीन बने।
जिसके बाद प्रिंसेस येनेस का सौतेला भाई कॉन्स्टेंटीन वोलेकनाइन आता है और अपनी बहन के लिए कुछ अरेंजमेंट करता है, और इस अरेंजमेंट्स के लिए कॉन्स्टेंटीन वालिया से कहता है कि उसकी बहन के लिए एक अलग क्वार्टर अरेंज किया जाए, जिसे यार वालिया साफ साफ मना कर देती है। इस सारे सिस्टर्स को हम एक जैसा ट्रीट करते हैं। यार इसके बाद हमें बताया जाता है कि सैलिसा सेकंडस नामक प्लेनेट हाउस कोरेनो की होम प्लेनेट होती है, जहाँ पे येनिस के डैड ने एम्परर कोरेनो हाउस रिचीज से ये डिस्कस कर रहे थे कि इस शादी के बदले में उनको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे हाउस रिची हाउस कोरेनो को एक फ्लीट ऑफ बैलिस्टा मदरशिप ऑफर करती है, जो कि हाउस कोरेनो को अराकिस पर कंट्रोल बनाए रखने में मदद कर सकती थी। और इधर हाउस रिची की भी अपनी एक डिमांड होती है। इस डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें भी इस पैलेस में एक अपना अलग सेक्शन चाहिए। और इधर हाउस रिचीज का ये सोचना था कि अगर उन्हें एम्परर के घर में एक विंग मिलता है, और यार उनका भी ओहदा इम्पीरियम के सामने बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहीं पे हमें पता चलता है कि प्रिंसेस येरेन अपने स्वॉर्ड मास्टर को पसंद करती थी। और यार इधर हमें एम्प्रेस के माइंडसेट के बारे में पता चलता है, जो कि यार इस शादी के एकदम अगेंस्ट होती है, और वो नहीं चाहते कि हाउस रिचीज को वो लोग 10 साल का टाइम दे। और यार इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है डेस्मंड हार्ट, जो कि ठीक एम्परर से मिलने आता है, और ये होता है अराकिस से। और यहाँ पर डेस्मंड क्लेम करता है कि वो अराकिस में हुए हमले में अकेला सर्वाइवर बचा हुआ है। और यहाँ पर डेस्मंड एम्परर से कहता है कि असल में ये कांड किसी फ्रेमेन ने नहीं, बल्कि एम्परर के विद्रोहियों ने ही किया है। और डेस्मंड की इस बात को एम्परर कोरेनो की ट्रूथ शेयर तासा भी सही बताती है। इसके बाद तासा को भी एक विजन आता है, जो कि यार रकेला के विजन से सिमिलर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रिंसेस येनेस चीख के कह रही होती है कि यू डिड दिस। और इस विजन से तासा को लगता है कि ये एक सीरियस वार्निंग है, जिस रीजन से तासा वापस से वेलकनाइन जाती है और इसके बारे में सिस्टरहुड से चर्चा करती है। मगर इसके बारे में वालिया को बताते हुए वो एकदम नॉर्मल दिखती है। जिसके बाद हाउस कोरेनो में एंगेजमेंट सेरेमनी के दौरान हाउस रिची के वारिस, जो कि होते हैं प्रिवेट, वो एक मशीनी टॉय के साथ खेलता हुआ पकड़ा जाता है। और इस टॉय को देख के वहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। और यार हुए भी क्यों ना, क्योंकि ये सारे मशीन्स बहुत टाइम पहले ही बैन कर दिए गए थे, और जिससे प्रिंसेस येनेस एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती है और प्रिवेट को धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा कुछ दोबारा करने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी। और इस मोमेंट के बाद वो वहां से चली जाती है। और पार्टी के बाद हम देखते हैं कि एम्परर डेस्मंड से बात कर रहा होता है। यहीं पे एम्परर डेस्मंड से कहता है कि उसे इस बात पे डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये शादी गलत हो रही है। और थोड़ी देर बाद वहां से डेस्मंड चला जाता है, जिसके बाद एम्परर अराकिस पे हुए उस अटैक का सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बड़ा सा सैंड बॉम्ब वहां पे मौजूद डेस्मंड को भी निकल लेता है। और इसके बाद डेस्मंड सीधे जाके प्रिवेट से मिलता है, जो कि उसे कहता है कि उसे एक बड़ी पावर मिली है। इसके बाद डेस्मंड प्रिवेट से कहता है कि उसे इस गलती के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। जिसके बाद डेस्मंड प्रिवेट को अपनी माइंड पावर की मदद से जिंदा जला देता है। और गाइस प्रिवेट के मरने के बाद सेम उसी टाइम पे वेलेकनाइन पे मौजूद तासा भी सेम इसी तरीके से जल के मर जाती है। और इस इंसिडेंस को देख के सारे लोग सिस्टरहुड में एकदम दंग रह जाते हैं। वालिया भी इसे देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि आई सी मदर। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 1 द एंड। एपिसोड 2, यार एपिसोड 2 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ हम देखते हैं कि प्रिवेट रिची का मर्डर हो चुका है। प्रिवेट रिची के साथ साथ सिस्टर तासा का मर्डर एक साथ एक ही टाइम पे इतने दूर दूर होने के बावजूद एक साथ होना, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सिस्टर तासा ने पहले ही सिस्टरहुड को पूरी तरीके से वार्न कर दिया था कि अगर ये वेडिंग नहीं रोकी गई तो कुछ बहुत ही बड़ा बुरा होने वाला है। मगर यार मदर सुपीरियर को मानने से इनकार कर दिया होता है, और इससे क्लियर हो जाता है कि सिस्टरहुड ने सिस्टर तासा के वार्निंग को अनदेखा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर सारा का सारा सिस्टरहुड इस गिल्ट में अब जी रहा होता है कि ये सब जानने के बाद भी वो इस इंसिडेंट को नहीं रोक पाए। और यार यहाँ पे सिस्टर तूला अपने आप को इस इंसिडेंट की जवाबदार मान रही होती है। जिसके बाद तूला वालिया से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मदर सुपीरियर वालिया सालसा सेकंडस जाने की तैयारी कर रही है। मदर सुपीरियर होने के नाते उसे एम्परर के कोर्ट में पेश होना चाहिए।
ताकि वो इस सिचुएशन को और भी अच्छे तरीके से समझ पाए। इधर वालिया बुरे तरीके से टेंशन में होती है कि कहीं ये वही विजन तो नहीं जिसके बारे में रकेला ने मेंशन किया था। यहीं पे वालिया ट्यूला से कहती है कि उसे इसके बगैर ही अगोनी सेरेमनी को परफॉर्म करना होगा और इस सेरेमनी का एम होता है कि सिस्टरहुड अपने फाउंडर रकेला से डायरेक्ट एडवाइस ले सके। और इधर दूसरी तरफ प्रिवेट की मौत एम्परर की सबसे बड़ी सरदर्द बन चुका है। और यार जो डील्स इस शादी की वजह से होने वाली थी वो ऑब्वियसली अब चुकी है। और यहीं पे हाउस रिची के रूलर एम्परर से काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि यार एम्परर का रुख इस मर्डर के बाद से काफी अलग और रूखा सूखा सा था। वो इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे कि आखिर मर्डर कौन किया होगा। यहीं पे ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया गया होता है कि प्रिवेट के जान उसके पास में रोबोट नहीं ली होगी, जिसके रिप्लाई में ड्यूक फर्डिनेंड एम्परर से कहते हैं कि ये क्या बकवास है, भला इतना छोटा सा रोबोट इतने ब्रूटली तरीके से कैसे मर्डर कर सकता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डेजमंड एम्परर से जाके खुद ही उसे बताता है कि उसने ही प्रिवेट का मर्डर किया है। और डेजमंड ये कहता है कि उसने ये मर्डर इम्पीरियम के भलाई के लिए किया है। और यार एम्परर को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि एम्परर ने कभी भी नहीं कहा था कि डेजमंड प्रिवेट का मर्डर करते। जिसके रिप्लाई में डेजमंड एम्परर से कहता है कि उसने एम्परर के हिडन डिजायर को फॉलो करके ये मर्डर किया है। जिसके बाद एम्परर अपने गार्ड से कहता है कि इसे जेल में बंद कर दो। इसके साथ ही एम्परर सारे गार्ड से कहते हैं कि इस बात को यहीं दफन कर दो और इस महल के बाहर ये बात बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वालिया एक और सिस्टर के साथ वहां पे पहुंच जाती है। और यार आते ही उसने एम्परर से प्रिवेट के मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगने लग जाती है। इसके रिप्लाई में एम्परर वालिया से कहता है कि अभी तक उसने कोई भी सस्पेक्ट को अरेस्ट नहीं किया है, मगर लगता है यहाँ पे एम्परर भूल गए थे कि वो एक मदर सुपीरियर के सामने खड़े हैं, क्योंकि यार ट्रूथ सेयर तो है ही साथ वो एक मदर सुपीरियर है। और यार एम्परर का ये झूठ वो फट से पकड़ लेती है। और यार फिर क्या था, एम्परर उसे डेजमंड के पास भेज देता है और साथ ही उसे डेजमंड को इंटरोगेट करने का भी एक मौका देता है। और यार यहाँ पे हम देखते हैं कि डेजमंड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के चलते वालिया उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाती। और साथ ही साथ डेजमंड यहाँ पे इम्पीरियम के प्रति अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयल्टी साबित करता है, जिससे यार ऑब्वियसली एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नतालिया डेजमंड से अकेले मिलने के लिए पहुंचता है, जहाँ पे डेजमंड नतालिया से कहता है कि अगर एम्परर उसका पावर सही से यूज करे तो इनके हाथों में अथाह पावर आ सकती है। दूसरी तरफ एम्परर का प्लान ये होता है कि वो एक चाल के तौर पे डेजमंड को सेल में रखा हुआ है ताकि आगे चलकर उसे ड्यूक को सौंप के वो ड्यूक का भरोसा जीत सके, क्योंकि यार एम्परर किसी भी हालत में अराकिस प्लैनेट को छोड़ना नहीं चाहता था और इस चीज में उसकी मदद केवल और केवल हाउस रिची ही कर सकते थे, क्योंकि एम्परर अच्छे से जानते थे कि ये अलायंस उनके इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। यहीं पे डेजमंड उन्हें एडवाइस देता है कि अगर वो डेजमंड की पावर्स का यूज करें तो इन्हें किसी की भी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेजमंड की इस बात से नतालिया एकदम से मान जाती है और अपने हस्बैंड यानी एम्परर को समझाने लग जाती है कि हाउस रिची को समझाने का कोई भी मतलब नहीं है, वो फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद एम्परर भी मान जाते हैं और डेजमंड को रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद डेजमंड को मर्डरर के तौर पे ड्यूक के सामने पेश किया जाता है। और इधर जैसे ही ड्यूक अपने बेटे का बदला लेने के लिए डेजमंड पे अटैक करने लगता है, वैसे ही डेजमंड अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके ड्यूक की स्किन को जला देता है। और यहीं पर ड्यूक फर्डिनेंड एम्परर से अपनी जान की भीख मांगता है और इस तरीके से एम्परर हाउस रिची को भी अपने अंडर ले लेता है। जिसके बाद हमें एक रेबल को दिखाया जाता है जो कि एम्परर के पैलेस पे एक अटैक करने का प्लानिंग कर रहा होता है और इसके लिए उन्होंने एम्परर के पैलेस में एक स्पाई को प्लान किया होता है और जो और कोई नहीं बल्कि कैरन एट्रेटिस होता है। इधर हम देखते हैं कि प्रिवेट की अचानक मौत के बाद प्रिंसेस यानिस को अपने ही प्लेनेट में रुकना पड़ रहा है और इस सिचुएशन के चलते वो कैरन के रोमांटिक अपील्स को रिजेक्ट कर देती है और वो ये बात साफ कर देती है कि इनके बीच अब कोई भी रिश्ता पॉसिबल नहीं है। और यहीं पे हमारे सामने एक डिटेल रिवील किया जाता है कि रेबल्स के बीच रहने वाली मर्केला सिस्टरहुड की एक एजेंट होती है। इधर सिस्टरहुड का मोटिव्स क्लियर होता है
कि किसी भी हाउस के पास इतना ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए कि वो बेने जेसरेट सिस्टरहुड को ओवर पावर कर सके। यही रीजन है कि सिस्टरहुड ने अपनी जड़ें काफी अंदर तक फैला रखी है। इधर वाल्या सिस्टर टूला को ये ऑर्डर देती है कि वो लायला को उस रिचुअल के लिए तैयार करे और ये रिचुअल अगोनी के नाम से जानी जाती है। इस रिचुअल में सिस्टरहुड की एक मेंबर अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करती है और ऐसा बताया जाता है कि ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि लायला रकेला की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर होती है। तो वाल्या और टूला चाहते हैं कि वो अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर से कनेक्ट करे और इसीलिए वो दोनों चाहते हैं कि वो डायरेक्ट रकेला से मदद ले ताकि वो जान पाए कि करंट सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद इस सेरेमनी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि लायला एक इंटेंस पेन से गुजरना पड़ता है। इसके बाद लायला की सोल एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लायला की बॉडी पे रकेला कब्जा कर लेती है इन अ गुड वे और वो कहती है कि सिस्टरहुड को बचाने वाला केवल वही होगा जो कि इस दुनिया में 2 बार जन्म लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रकेला की सोल अचानक से रेवरेंड मदर डोरेटी के रूप में बदल जाती है और यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता कि डोरेटी किस तरीके से लायला से कनेक्टेड। जिसके बाद हम देखते हैं कि लायला इस सेरेमनी के दौरान मारी जाती है जिससे आर्टूला बुरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाल्या और डेजमंड एक दूसरे से फेस ऑफ करते हैं जहाँ पे वाल्या शुरुआत में तो डेजमंड से काफी कुछ जानने की कोशिश करती है मगर डेजमंड बिल्कुल भी वाल्या की बातों से अफेक्ट नहीं होता और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वाल्या की पावर्स का डेजमंड पे कोई भी असर नहीं होता। सब कुछ थका कर वाल्या अपनी कंट्रोलिंग पावर्स का यूज करती है और डेजमंड से कहती है कि वो अपनी जान ले ले। तभी हम देखते हैं कि हमें शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि डेजमंड के ऊपर वाल्या की बातों का असर हो रहा है मगर यार वो असल में नाटक कर रहा होता है। इसके बाद डेजमंड वाल्या से कहता है कि जिस पावर के जरिए वो सारे लोगों पे इन्फ्लुएंस जमा रहे हैं वो जल्द ही कम होने वाला है। और यार इसी के साथ एपिसोड 2 हो जाता है दी एंड। तो गाइस मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।